स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले वन चाइना नीति का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, वन चाइना नीति के अनुसार ताइवान चीन का हिस्सा है और केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही संपूर्ण चीन की विधि सम्मत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बी, पीआरसी और रिपब्लिक ऑफ चाइना को चीन की विधि सम्मत सरकार के रूप में समान मान्यता प्राप्त है। सी, ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसका चीन पर कोई दावा नहीं है। डी, आरओसी को ताइवान सहित संपूर्ण चीन पर संप्रभुता प्राप्त है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन चाइना नीति यह चीन की इस स्थिति की कूटनीतिक स्वीकृति है। चीन में केवल एक ही सरकार है। इस नीति के तहत अमेरिका ताइवान द्वीप के बजाय चीन को मान्यता देता है और उसके साथ औपचारिक संबंध रखता है, जिसे चीन एक अलग हुए प्रांत की संज्ञा देता है, जिसे आगामी समय में चीन के मुख्य भूभाग में एकीकृत कर लिया जाएगा। वन चाइना नीति चीन अमेरिका संबंधों की एक प्रमुख आधारशिला है। यह चीनी नीति निर्माण और कूटनीति का एक बुनियादी आधार भी है। हालांकि यह वन चाइना सिद्धांत से अलग है, जिसके तहत चीन इस अवधारणा पर बल देता है कि ताइवान चीन का एक अभिन्न भाग है जिसे एक दिन एकीकृत कर लिया जाएगा। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। नवरत्न कंपनी के दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नवरत्न कंपनी को सरकार की मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की अनुमति है। 2, महारत्न के विपरीत यह संयुक्त उद्यम नहीं बना सकती या विलय एवं अधिग्रहण नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। नवरत्न कंपनी को सरकार की मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की अनुमति होती है। अतः कथन 1 सही है। यह नौकरशाही की लाल फीताशाही के प्रभाव से दूर रहते हुए संयुक्त उद्यम बनाने, विलय करने और अधिग्रहण करने में सक्षम होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, एक एआई मॉडल जो डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर नई सामग्री जैसे टेक्स्ट, चित्र या संगीत बनाने में सक्षम है। बी, एक नियम आधारित एआई प्रणाली जो कार्य करने के लिए पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करती है। सी, एक मशीन लर्निंग दृष्टिकोण जो केवल डेटा वर्गीकरण और पूर्वानुमान पर केंद्रित है। डी, एक एआई तकनीक जिसका उपयोग नई सामग्री उत्पन्न किए बिना केवल दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेन एआई। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तेजी से विकास कर रही शाखा है जो डेटा से सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर नई सामग्री उत्पन्न करने पर केंद्रित है। जेन एआई के उदय का श्रेय उन्नत जनरेटिव मॉडलों के विकास को दिया जा सकता है, जैसे कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क और वेरिएशन ऑटो एनकोडर्स। इन मॉडलों को बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और वे प्रशिक्षण डेटा के समान नए आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसमें सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। 2, क्रिप्टो करेंसी लेनदेन में संलग्न होने के लिए व्यक्तियों या व्यवसायों को अपनी कुंजियां को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के क्रम में एक डिजिटल वॉलेट प्राप्त करना होता है। 3, भारत में इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है, किसी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं। अतः कथन 1 सही है। क्रिप्टो करेंसी के साथ किए गए लेनदेन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल खाता बही में दर्ज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन में संलग्न होने के लिए व्यक्तियों या व्यवसायों को अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के क्रम में एक डिजिटल वॉलेट प्राप्त करना होता है। अतः कथन 2 सही है। ये कुंजियां क्रिप्टो करेंसी भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ ब्लॉकचेन पर लेनदेन को सत्यापित करने के लिए भी आवश्यक है। भारत में क्रिप्टो करेंसी अनियमित है, लेकिन इस पर विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बाह्य अंतरिक्ष संधि राज्यों को निजी सहित सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाती है। 2,
अंतरिक्ष पिंडों से होने वाली क्षति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अभिसमय के अंतर्गत पृथ्वी पर अंतरिक्ष पिंडों से होने वाली क्षति के लिए पूर्ण दायित्व क्रियान्वित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाह्य अंतरिक्ष संधि वर्ष 1967। संधि का अनुच्छेद 6 राज्यों को निजी सहित सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, अतः कथन एक सही है। अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय वर्ष 1972। यह पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए पूर्ण दायित्व लागू करता है। इसमें लापरवाही की किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका प्रवर्तन कमजोर है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, भारत में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के हकदार हैं। 2, अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन बोधगम्य भिन्नता के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अनुसार किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को भारत में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, अतः कथन एक सही है। उचित वर्गीकरण। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, लेकिन बोधगम्य भिन्नता, भेद करने योग्य अंतर के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सीपीएससी वे कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएससी की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है। 2, सार्वजनिक उद्यम विभाग विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत सीपीएससी के प्रदर्शन, वित्त और नीतियों की देखरेख करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या सीपीएससी। परिचय। सीपीएससी वे कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार अथवा अन्य सीपीएससी की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है, अतः कथन एक सही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग विभिन्न मंत्रालयों के तहत सीपीएससी के प्रदर्शन, वित्त और नीतियों की देखरेख करता है, अतः कथन 2 सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत के समाजवादी मॉडल ने भारी उद्योग, बैंकिंग, तेल और गैस, इस्पात और विद्युत क्षेत्र में सीपीएससी को जन्म दिया। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने निगमीकरण, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीपीएससी में लाभप्रदता और दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जन औषधि दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था, जब जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में नया रूप दिया गया था। 2, पीएम बीजेपी का लक्ष्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जन औषधि दिवस। इसकी शुरुआत पीएम बीजेपी के तहत 7 मार्च 2019 से की गई थी। इस पहल में संपूर्ण देश में 1 से 7 मार्च का साप्ताहिक उत्सव जन औषधि सप्ताह शामिल है, अतः कथन एक सही नहीं है। पीएम बीजेपी को मूल रूप से वर्ष 2008 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत जन औषधि योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना था। वर्ष 2015 में इस योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में नया रूप दिया गया और वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर पीएम बीजेपी कर दिया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 2, इसका प्रशासन भारत द्वारा किया जाता है, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए इसे 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और ये चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, अतः कथन एक सही है। चागोस द्वीप समूह कभी मॉरिशस का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1965 में इसे अलग करके ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बना दिया गया। इसका प्रशासन ब्रिटेन द्वारा किया जाता है, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए इसे वर्ष 1966 में अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जनजाति शब्द को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में परिभाषित किया गया है। 2. संविधान के 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है। 3. अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया, अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। 2. इसका उद्देश्य देश में निवास करने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। 3. एनपीआर पहली बार वर्ष 2010 में एकीकृत किया गया था और इसे अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।